हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके प्रकार है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके प्रकार है, पूरा डिटेल्स के साथ मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो चीज़ें देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या क्या है। तो चलिए एक एक अंतर आपको समझाता हूँ। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, बस आपको समझाऊंगा। आप उसे जब कॉपी पे लिखोगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। क्लियर। कल मैंने आपको ये बात जरूर बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। उसका कुछ उदाहरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्लियर। चलिए अब हम लोग पहले अंतर समझते हैं, उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसकी संरचना भी सीखेंगे कि संरचना कैसे बनाई जाती है। क्लियर। तो चलिए देखिए, मैंने लिखा है एक साइड संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला यही कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए नाम लिखा है संतृप्त, तो स से स्टार्ट है इसलिए अस्थाई, उसमें भी स आ रहा है। तो ये हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थाई होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या लिखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अस्थाई होते हैं। क्लियर। तो पहला यही गुण, ठीक है ना। संतृप्त में यह हाइड्रोकार्बन अस्थाई होते हैं और असंतृप्त में यह हाइड्रोकार्बन जो है कि अस्थाई नहीं होते हैं, यानी कम अस्थाई होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे कि इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और योगात्मक अभिक्रिया क्या है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे ये सब अभिक्रिया आपको समझ में आने लगेगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है। बस आप इतना याद रखिए कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा किया जाता है और जो योगात्मक अभिक्रिया है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना कि द्विबंध और त्रिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ये कम मतलब कि अभिक्रियाशील होते हैं। आगे समझ में ना, यानी जिसको क्रियाशील भी कहते हैं। ये जो है ना कि कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी किसी से रिएक्शन बहुत कम करते हैं। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कम रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इनका अलग से नाम है पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। क्यों पैराफिन कहा जाता है? क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी क्रियाशील होते हैं। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना कि ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, है ना, ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। लेकिन जो इसका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को अलग से नाम दिया गया है ओलिफिन। क्या बोला गया है? ओलिफिन।
अब क्यों ये द्विबंध को ही ओलिफिन कहा जाता है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो संतृप्त है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये कम क्रियाशील होती है, और जब कम क्रियाशील होती है तो इसे पैराफिन बोलते हैं। लेकिन असंतृप्त की बात करूं तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसे हम ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन। क्यों ओलिफिन कहते हैं? कि जब ये डबल बॉन्ड जो है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है ना, किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो तेल जैसा पदार्थ को बाहर निकालने लगता है ना, यानी ऑयल बाहर निकालने लगता है, इसलिए नाम है ओलिफिन, यानी ऑयल बाहर निकालने लगता है। जब द्विबंध वाले जो कार्बन परमाणु है अगर वो जुड़ेंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो ऑयल निकालने लगते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया है ओलिफिन। क्लियर? नेक्स्ट, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर? ये भी याद रखिएगा, CnH2n+2 होता है, इसलिए इस श्रेणी को कहा जाता है एल्केन श्रेणी। क्या कहा जाता है? एल्केन श्रेणी। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन श्रेणी में आते हैं, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर? अब समझते हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका जो सामान्य सूत्र होता है, अगर वो द्विबंध है तो उसका सूत्र होगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। लेकिन अगर त्रिक बंध है तो वहां पे होगा CnH2n-2। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब संतृप्त था तो वो एल्केन श्रेणी में था और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 था। लेकिन जब असंतृप्त हो गया तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के लिए CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2 होता है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अब देखिए जो CnH2n होता है ये एल्कीन श्रेणी में आते हैं। कौन सा? एल्कीन श्रेणी। और दूसरा CnH2n-2 होता है ना, वो एल्काइन श्रेणी में। किसमें? एल्काइन श्रेणी में आते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। अब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे अब चलते हैं। चलिए अब जो है कि हम लोग सीखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो संरचना है वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संरचना कैसे बनाना है। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, देखिए। चलिए तो समझते हैं, यही हम लोग जानेंगे कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ना और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आखिर में इनकी संरचना कैसे बनता है। क्लियर? और इसका फार्मूला कैसे डिसाइड होता है, सब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब आप मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। मैंने अभी 3 चीजें आपको समझाया। क्या क्या समझाया वो बोर्ड पे मैं साइड में नोट कर देता हूं, ताकि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे इस बात को लेकर के। देखिए हमने अभी देखा था एल्केन। क्या देखा था? एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर? और इसमें जो शब्द जुड़ेगा वो ध्यान रखिएगा, वो जुड़ेगा एन। क्या जुड़ेगा? एन। आगे समझ में देखिए, एल्केन, केन आ रहा ना, के नो ए नो आ रहा ना, तो एन जोड़ेंगे। क्लियर? ऐसे। दूसरा हमने देखा था एल्कीन। क्या देखा था? एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्लियर? और इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, देखिए कीन, इन है ना, क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट देखा था हमने एल्काइन। क्या देखा था? एल्काइन। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। और इसमें देखिए क्या जुड़ा है? एल्काइन, आइन। क्या जुड़ा है? आइन। ये हमें
जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आयन। क्लियर? अब समझिए इस बात को, जो एल्केन था ये क्या है? तो संतृप्त है। ये क्या है? संतृप्त, यही हम लोग देखे थे। और जो ये दोनों है ये है असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त। ये मैंने आपको ये समझाया था अभी। चलिए एक एक चीज हम लोग देखते हैं कि आखिर में एल्केन वाला कैसे बनने वाला है। तो देखिए मैं आपको पहले 2 चीजें और 3 चीजें बताता हूं। अगर मान लीजिए कि कार्बन 1 हो, क्या हो? कार्बन 1 हो तो उसको पढ़ेंगे मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथ। ये चीजें IUPAC में भी आपको पढ़ाने वाला हूं। बस यहाँ पे मैं केवल 3 ही कार्बन तक लेके चलूंगा, लेकिन जब आपको IUPAC पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे आपको 10 कार्बन तक लेके चलूंगा। क्लियर? मैं 3 इसलिए लेके चलता हूं ताकि मैं आपको इसकी संरचना, संतृप्त और असंतृप्त की संरचना को समझा सकूं। क्लियर? इसलिए मैं केवल 3। तो ये मेथ, दूसरा C2, इसको बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। क्लियर? तो मेथ, एथ। नेक्स्ट C3, C3 होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। अगर कार्बन जहां पे 3 होगा वहां पे प्रोप शब्द प्रयोग करेंगे, कार्बन जहां पे 2 होगा वहां पे एथ करेंगे, कार्बन जहां पे 1 होगा वहां पे मेथ करेंगे। ठीक है? तो मेथ, एथ, प्रोप। आ रहा समझ में? चलिए 3 कार्बन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं संतृप्त यानी एल्केन श्रेणी का समझते हैं। देखिए CnH2n, देखिए CnH2n + 2। अब समझिए अगर कार्बन 1 रखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? C1 होगा H। यहाँ पे देखिए 2 × 1 + 2 होगा ना, n के जगह पे 1 रखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C1 को नहीं लिखना है तो देखिए यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 4 यानी CH4। क्या होगा? CH4। अब देखिए C, एक कार्बन था तो क्या पढ़े थे? मेथ। तो लिखूंगा मेथ। क्या लिखूंगा? मेथ। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये किस श्रेणी का है? तो एल्केन श्रेणी का है। इसमें क्या जोड़ते हैं? N। तो मेथ में N जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? N। तो क्या होगा? मेथेन। क्या होगा? ये मेथेन। आगे समझ में ना कि ये क्या हो गया? मेथेन। अब इसका संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना कैसे बनेगा। तो देखिए कार्बन कितने हैं? तो 1 है, तो 1 कार्बन मैंने कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 हैं। मैं अगल बगल इसके 4 हाइड्रोजन लिख देता हूं। देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। क्लियर? क्यों सिंगल बॉन्ड से? तो हम जानते हैं कि जो एल्केन होता है, संतृप्त होता है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, लेकिन जो एल्कीन होता है ना वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग एल्केन का देख रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? मेथेन का। ऐसे ही बनाता हूं C2H6, है ना? C2H6 ये किसका है? तो ये देखिए 2 कार्बन है तो मेथ, एथ, यानी ये होगा एथेन। क्या होगा? एथेन। आगे समझ में? अब इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए ध्यान से। ठीक है? अब देखिए कार्बन कितने हैं? तो 2 हैं, तो मैं 2 कार्बन 1 और 2 कर दिया। हमें पता है कि एथेन है यानी एन शब्द लगा है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, क्योंकि इसी में तो एन लगता है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाला है। तो चलिए सिंगल बॉन्ड लगा देता हूं। अब टोटल कितने हाइड्रोजन है? तो 6 हैं, तो अगल बगल देता हूं 1 2 3। देखिए यहाँ पे हो गया 3 हाइड्रोजन। ठीक है? इधर भी जोड़ देता हूं H, H और H। देखिए कार्बन के अगल बगल 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के अगल बगल 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गया। कार्बन कितना हो गया? 2, तो C2H6 यानी एथेन का ये संरचना हो गया। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर प्रोप होता तो प्रोप में N जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब चलिए मैं इसको हटा दूं। अब समझिए आप ध्यान से मेरी बातों को। प्रोप में N जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रोपेन। अब प्रोपेन का समझते हैं। प्रोपेन। अब बताइए प्रोपेन में 3 है ना, तो C3। अब H कितने हो जाएंगे? तो 3 दूना 6 और 2 8, C3H8। अब बनाइए इसका स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3। क्लियर? सब जो है कि हमें पता है N जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। चलिए
अब हमको 4 इसकी संयोजकता पूरा करना होता है, क्योंकि हम लोग अभी चीजें पढ़ चुके थे संतृप्त में भी कि इसमें 4 संयोजकता जो है ना क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो 4 संयोजकता देखिए, एक है ये डंडी तो 3 और चाहिए, टोटल 4 डंडी चाहिए, याद रखिएगा टोटल 4 डंडी चाहिए। देखिए तो इसके हाइड्रोजन H H और H। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने डंडी हैं, तो 1 और ये 2, और कितना चाहिए इसको 2, तो ऊपर दे दूंगा 1 और नीचे 4 हो गया ना, 1 2 3 4। अब देखिए इस कार्बन के पास एक डंडी है तो और कितना दूंगा, 3 इसको दे दूंगा, यानी H H H। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। आगे समझ में, ये है स्ट्रक्चर किसका, एल्केन का, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कंप्लीट हो गया। चलिए अब समझते हैं कि सेकेंड यानी ये एल्कीन वाला कैसे बनाएंगे, इसको नोट करिए फटाक से। चलिए देखिए अब समझते हैं एल्कीन वाला। तो एल्कीन में क्या जोड़ेंगे, इन, तो देखिए मेथ में इन जुड़े तो क्या हो जाएगा, मेथीन। क्या होगा, मेथीन। ये बात आपको समझ में आ गई। कार्बन एक है तो हमें पता है CnH2n, तो CH2 क्या हो जाएगा मेथीन का, CH2। ये हो गया फार्मूला, क्लियर। अब इसका संरचना बनाना है, तो कार्बन कितना है, 1 है। हमें पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपको दिख रहा है कि 2 है। क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो जब 2 हाइड्रोजन है तो इसके अगल बगल हाइड्रोजन को मैं रख देता हूं। ध्यान से सुनिए क्या कर दिया मैंने, रख दिया। अब आप बताइए, जब ये अगल बगल अगर हाइड्रोजन को मैंने रख दिया है तो हमें पता है कि 4 डंडी चाहिए। कितने डंडी, 4 डंडी। तो हम पता है कि मेथीन इन जुड़ा है तो इन में डबल बॉन्ड होता है, तो इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया। तो देखिए 2 और 2 4, ये हो गया मेथीन का। क्या हो गया, मेथीन का। आ रहा समझ में, ये है संरचना मेथीन का। ऐसे ही समझते हैं ये एथ वाला। तो एथ का क्या होगा, तो मैं हटा दूं इसको। देखिए एथ का होगा एथीन। क्या होगा, एथीन। देखिए एथीन है ना। और एथीन में कितने कार्बन है, तो 2 है। कितने हैं, 2 है। और जब 2 है तो देखिए इसमें इन जुड़ा है तो एथीन हो गया है। आगे समझ, तो 2 है तो C2। अब पता है कि 2 है तो यहाँ पे H क्या होगा, 2 दूना 4, यानी C2H4। ये क्या होगा, एथीन का। अब कितने कार्बन है, तो 2 हैं, बनाएंगे 2, क्लियर। अब हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 हैं। जब हाइड्रोजन 4 है तो बताइए 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ, इस कार्बन को, और 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें नहीं पता कि कौन सा बॉन्ड लगेगा। सपोज करिए मैंने, बस मुझे इतना पता था कि हाइड्रोजन 4 है तो दोनों कार्बन को 2 दे दिया। अब समझिए हमको कार्बन और कार्बन के बीच कितने डंडी चाहिए, तो टोटल 4। कितनी चाहिए, 4 डंडी चाहिए। तो 4 डंडी चाहिए। अगर मैं इस कार्बन और कार्बन के बीच का 2 डंडी दे दूं और साइड में इन लोगों को 1 दे दूं, हाइड्रोजन वाले को भी 1 दे दूं, तो देखिए ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डंडी कंप्लीट हो गया। ये हो गया एथीन का संरचना सूत्र, क्लियर। ऐसे ही देखिए। अब चलिए देखते हैं, है ना, प्रोप वाला यानी कार्बन 3 का। तो कार्बन 3 का क्या होगा, हटा दूं इसको। चलिए देखिए कार्बन 3 वाले का यानी प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपीन। और प्रोपीन का आप कहें तो सूत्र क्या होगा, तो C3H6, है ना, C3H6। देखिए N का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा हाइड्रोजन का। चलिए तो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि हाइड्रोजन 6 है तो इनको बांटना है। अब सुनिए कैसे बांटेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूं कि एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं कार्बन और कार्बन के बीच में। जब डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो देखिए कार्बन को 2 तो मिल चुके हैं, तो कितना बचा है, इधर 2 दे दूंगा, इधर दे दिया इसको 2, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब मैं इधर क्या करता हूं कि इधर दे देता हूं 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं। इसको दिया था 2, तो देखिए 1 2 3 4 डंडी कंप्लीट। इधर 1 2 3, 1 डंडी और हो जाएगा 4। तो देखिए कितने हुए अभी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए। अभी 1 हाइड्रोजन बचा है, 6 है ना, तो 1 बचा है। तो 1 क्या करूंगा, इसको दे दूंगा,
तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके डंडी कितने हो गए, 1 2 3 4 कंप्लीट। इधर देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट, इधर 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो गया। यानी प्रोपीन का ये है संरचना सूत्र। आगे समझ में चलिए, अब हम ऐसे ही समझते हैं एल्काइन का, है ना, एल्काइन का संरचना सूत्र समझते हैं। देखिए हटा दूं इसको, देखिए अब समझते हैं एल्काइन। देखिए एल्काइन में अगर ये मेथ जोड़ते हैं ना, तो मेथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथाइन। क्या होगा, मेथाइन। अब मेथाइन होगा तो कार्बन कितने हैं, 1 है। तो देखिए यहाँ पे रखूंगा CN, यानी CN का मान 1 होगा तो C हो गया। अब देखिए H2N, 2 एकम 2 माइनस 2 यानी H हो जाएगा 0। इसका मतलब कि मेथाइन का होता ही नहीं है, मेथाइन कोई फार्मूला ही नहीं होता है, क्योंकि H का मान ही 0 हो गया, जबकि H होना चाहिए था। हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो H होना चाहिए था, इसलिए मेथाइन नहीं होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं C2। अगर C2 रखता हूं तो एथ है, एथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। अब एथाइन का फार्मूला क्या होगा, तो 2 रखिए तो C2 क्या होगा, C2H2 क्या होगा, C2H2। 2 2 जब 4 माइनस 2 यानी H2 हो जाएगा जब आप इसमें रखोगे तो, है ना। तो चलिए एथाइन हो गया। अब इसका हमें बनाना है संरचना, तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 कार्बन है तो 2 लिख दिया कार्बन। H कितने हैं तो 2 है, दोनों में 1 1 दे दूंगा। तो चलिए इधर दे दिया इसको 1, इधर दे दिया इसको 1। अब देखिए कार्बन कार्बन को 3 बंध से जोड़ दूंगा, कितने बंध से, 3। देखिए 3 तो डंडी हो गया, एक और इधर दे दूंगा, एक और इधर दे दूंगा, हो जाएगा ये एथाइन। क्या हो जाएगा, ये एथाइन। यानी एथाइन का हो गया ये संरचना सूत्र। आ रहा समझ में। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन का संरचना सूत्र और सूत्र क्या होगा, है ना, अणु सूत्र और संरचना सूत्र प्रोपाइन का क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा जो था हाइड्रोकार्बन टॉपिक्स, ये पूरा हाइड्रोकार्बन टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको अब पढ़ाऊंगा IUPAC पढ़ाने वाला हूँ, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नाम हम लोग देखने वाले हैं कि IUPAC नाम कैसे निकालते हैं, पद्धति क्या है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप IUPAC नाम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।